हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम टाइप ऑफ रिएक्शंस में थर्ड टाइप का केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, रासायनिक प्रक्रिया। पिछली क्लास में हम आपको रासायनिक प्रक्रिया के प्रकार पढ़ा रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से पहला प्रकार और दूसरा प्रकार पढ़ चुके थे। आज हम लोग तीसरा प्रकार यानी कि थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, थर्ड है विस्थापन अभिक्रिया। थर्ड है ये पहला चैप्टर की दूसरी हेडिंग और दूसरी हेडिंग की तीसरी सब हेडिंग, विस्थापन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, जब एक अधिक रिएक्टिव एटम यानी कि सक्रिय परमाणु अपने से कम रिएक्टिव एटम को यानी सक्रिय परमाणु को रिएक्शन यानी अभिक्रिया के क्रम में रिप्लेस यानी हटा देना, डिस्प्लेस दोनों का सेंस एक ही हुआ, रिप्लेस या डिस्प्लेस कर नया सब्सटेंस यानी कि नया पदार्थ या प्रोडक्ट बनाता है, तो ऐसा रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कैसे होगा। इसको देखिए, मान लीजिए कोई एक एटम है ए और एक कोई अणु है बी सी। तो जो बी सी अणु है वो दो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक, तो अब देखिए ए और बी सी आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, तो होगा क्या, ए जो है बी सी में से बी को हटा के सी के साथ खुद जुड़ जाएगा। तो देखिए ए सी और यहाँ पे बी अलग हो गया। बात समझ में आ रही है? होता क्या है, रिएक्टेंट साइड में यानी अभिकर्मक की तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड में एक कोई अणु होगा और उसके साथ एक परमाणु होगा, दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे। तो परमाणु जो है ये बहुत ज़्यादा सक्रिय होगा, तभी तो ये दूसरे वाले अणु में से किसी एक परमाणु को हटाकर उसकी जगह ले रहा है और उस परमाणु को हटा दे रहा है। तो इस तरह के पैटर्न का जहाँ भी रिएक्शन होगा, ऐसे रिएक्शंस को विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल तो हम लेंगे ही, लेकिन एक सवाल फिर ये उठ जाता है कि आखिर ये वाला परमाणु इस वाले परमाणु से ज़्यादा सक्रिय क्यों है, रिएक्टिव क्यों है। तो इसके पीछे का जो आधार ये है कि जो भी परमाणु जितना जल्दी अपने बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, वो परमाणु उतना ही सक्रिय माना जाता है। अब जैसे ए ले लो और बी ले लो, ए वाला परमाणु अपने बाह्य कोश से बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, किसकी तुलना में बी के। तो इसलिए ए वाला ज़्यादा सक्रिय हुआ। बात समझ में आ रही है? तभी तो ए वाला परमाणु बी सी में से बी को हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता और क्या बनाता है, ए सी। तो ए बी सी में से बी को क्यों हटा पा रहा है, क्योंकि ए जो है बी से ज़्यादा सक्रिय है। ठीक, किस मामले में, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के मामले में। तो किसी भी धातु का परमाणु हो या अधातु का परमाणु हो, यानी कि मेटल का एटम हो या नॉन मेटल का एटम हो, उनकी जो रिएक्टिविटी है या सक्रियता जिसे कहते हैं, वो उनके इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता पर निर्भर करती है। तो जो भी परमाणु जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा वो उतना ही ज़्यादा सक्रिय माना जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। तो उसी क्रम में एक सिंपल सा एक पैटर्न में एक एग्जांपल लिया गया है।
ए प्लस बी सी। तो ए ने क्या किया, बी सी में से बी को हटाया, बी अलग हो गया और सी के साथ जुड़ गया। ठीक, इसी को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, या इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? अब आइए आगे देखते हैं। एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेटल यानी धातु तथा नॉन मेटल अधातु दोनों भाग ले सकते हैं। यानी कि किसके किसके परमाणु या अणु भाग ले सकते हैं? मेटल के भी और नॉन मेटल के भी, यानी धातु और अधातु। तो इंग्लिश के शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करेंगे क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे के उच्च शिक्षा में साइंस जो है इंग्लिश में ज़्यादा अवेलेबल रहता है उसके बुक्स। ठीक है, और इंग्लिश के जो टर्मिनोलॉजी होते हैं बड़े आसान होते हैं समझने में कंपेयर टू हिंदी के। आइए देखते हैं अगला। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ही एटम का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, एक ही एटम का होता है, 2 या 3 एटम का नहीं। अतः डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ओके। आइए, रिएक्टिविटी ऑफ सम कॉमन मेटल्स, यानी कुछ सामान्य धातुओं की सक्रियता। तो देखिए ये क्रम दिया हुआ है कुछ धातुओं का, और ये जो सक्रियता है किस आधार पे है? इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता के आधार पे। तो देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो यहाँ देखिएगा हाइड्रोजन जो लिया गया है, ये हाइड्रोजन मेटल नहीं है, नॉन मेटल है यानी अधातु है, लेकिन फिर भी इसकी जो योग्यता होती है, गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की भी होती है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है, दोनों। यानी इसकी इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड धातुओं से ज़्यादा होती है। तो ये जो ऊपर से नीचे अगर हम जा रहे हैं तो ये क्रम में हमने रखा है। तो ऊपर वाला जो परमाणु है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय है, किसकी तुलना में? नीचे वालों की तुलना में। यानी पोटेशियम ज़्यादा सक्रिय है तुलना में सोडियम के, सोडियम ज़्यादा सक्रिय है तुलना में कैल्शियम के, कैल्शियम ज़्यादा सक्रिय है तुलना में मैग्नीशियम के, मैग्नीशियम ज़्यादा सक्रिय है तुलना में एल्युमिनियम के, एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा सक्रिय है तुलना में जिंक के, जिंक ज़्यादा सक्रिय है तुलना में आयरन के, आयरन ज़्यादा सक्रिय है तुलना में लेड के, लेड ज़्यादा सक्रिय है तुलना में हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन ज़्यादा सक्रिय है तुलना में कॉपर के, कॉपर ज़्यादा सक्रिय है तुलना में मरकरी के, मरकरी ज़्यादा सक्रिय है तुलना में सिल्वर के, सिल्वर ज़्यादा सक्रिय है तुलना में गोल्ड के। तो ये देखिएगा ऊपर से नीचे एरो दिया गया है। तो जो सबसे ऊपर है वो मोस्ट रिएक्टिव, अधिक सक्रिय तत्व है। नीचे जो है लिस्ट रिएक्टिव यानी कम सक्रिय है। नोट करके लिखा हुआ है इस श्रेणी में, यानी जो श्रेणी बनाया गया है ऊपर से नीचे तक, इस श्रेणी में हर ऊपर वाला एटम, यानी जो ऊपर वाला एटम होगा, अपने से नीचे वाले एटम को उसके सॉल्ट के जली विलयन से डिस्प्लेस यानी हटा देना, डिस्प्लेस कर देगा। यानी इसको समझिएगा, पोटेशियम जो है सोडियम को उसके सॉल्ट के जली विलयन, तो सोडियम का सॉल्ट होता है NaCl, तो NaCl का जो जली विलयन होगा उसमें अगर पोटेशियम मिलाएंगे तो पोटेशियम जो है सोडियम क्लोराइड में से सोडियम को हटा देगा। इसको ऐसे समझिए, अगर हमने पोटेशियम की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड से कराया, सोडियम क्लोराइड का जली विलयन है, जब अभिक्रिया कराएंगे तो पोटेशियम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड में से सोडियम को हटा देगा। क्यों? क्योंकि पोटेशियम ज़्यादा सक्रिय है, तो ये बनाएगा KCl और ये सोडियम अलग हो जाएगा। बात समझ में आया? तो यही स्टेटमेंट का मतलब है कि हर ऊपर वाला तत्व का परमाणु अपने नीचे वाले तत्व के परमाणु से ज़्यादा सक्रिय होता है। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, आपको ये क्रम याद कर लेना है। नोट्स हम आपको भेज देंगे, इसी वीडियो के साथ ही भेज देंगे अलग से, तो आप नोट्स लिख लीजिएगा। ये क्रम आप याद रखिएगा, क्योंकि ये आपको आगे के चैप्टर में ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये क्रम आप याद कर लीजिएगा। पहले सोडियम, पोटेशियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। यानी कि ये क्रम जो है, सीरीज जो है, किस पर बेस है? रिएक्टिविटी पर। ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी घटती है। आइए आगे देखते हैं। जब लोहे की एक साफ सुथरी कील यानी आयरन नेल को एक टेस्ट ट्यूब में भरे कॉपर सल्फेट के जली विलयन में धागे की सहायता से कुछ समय तक डुबोया जाए तो क्या होगा? तो यानी इसको समझने के लिए देखिए कि अगर मान लीजिए ये एक हमने टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट भर लिया और एक धागे की सहायता से हमने इसमें लोहे की कील डुबो दी। ठीक है, जो लोहे की कील डुबो दी तो थोड़ी देर बाद हम ये देखते हैं, लेकिन लोहे की कील एकदम साफ़ सुथरी रहेगी। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का होता है, अब इसका ब्लू कलर थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयरन जो होता है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटाने लगता है। ठीक है, ये एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आइए देखते हैं। डुबो जाए तो क्या होगा? कॉपर सल्फेट के जली विलयन जो नीले रंग का होगा उसका रंग यानी नीला गायब हो जाएगा। गायब होने का मतलब कि थोड़ा धुंधला हो जाएगा, तथा कील लोहे का रंग भूरा हो जाएगा। क्लियर है? जब आप कील को निकालेंगे तो कील भूरा हो जाएगा। शुरू में कील जो होता है चमकदार रहता है, लेकिन बाद में डुबोने पर कुछ समय बाद, कुछ समय का मतलब होता है 2 घंटे, 5 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, इतना समय रखने पर, तकरीबन 2-3 दिन रखने पर देखिए रिएक्शन। आयरन जो कि सॉलिड कील है, कॉपर सल्फेट एक्वस यानी कि उसका जली विलयन ब्लू कलर का है, उसमें डिप किया तो क्या बना? आयरन जो ज़्यादा सक्रिय है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा कर उसकी जगह ले लेता है तो कॉपर अलग हो जाता है, और ये जो कॉपर अलग हो जाएगा नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, नीचे का मतलब इस टेस्ट ट्यूब के पेंदी पे बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कॉपर बैठ जाएगा। क्लियर है? तो विलयन किस चीज़ का हो जाएगा? आयरन सल्फेट का। विलयन किस चीज़ का हो जाएगा? आयरन सल्फेट का हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन नंबर है पहले चैप्टर का 24वां रिएक्शन, पहले चैप्टर का 24वां रिएक्शन होता है इसका मतलब। ठीक है, उपरोक्त अभिक्रिया में आयरन तत्व कॉपर सल्फेट एक्वस से कॉपर तत्व को हटा देता है तो आयरन स्वयं फेरस सल्फेट एक्वस बना लेता है। आयरन स्वयं फेरस सल्फेट बना लेता है। इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, यानी विस्थापन अभिक्रिया। आयरन कॉपर को कॉपर सल्फेट के जली विलयन से इसलिए हटा पाता है क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी कि आयरन की इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता कॉपर से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अन्य उदाहरण निम्न हैं। तो अगला है जिंक कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। यहाँ इस श्रेणी में आप देखे ही होंगे, जिंक ऊपर आता है और कॉपर नीचे आता है, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। तो जिंक क्या करेगा? कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा के क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट, और कॉपर अलग हो जाएगा, तो ये जिंक सल्फेट हुआ। ये 25वां रिएक्शन हो गया। ठीक है,
फिर आगे देखिए, जिंक ग्रेटर देन कॉपर, यानी जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, आइए अगला रिएक्शन देखते हैं। लेड, पीबी लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड इसे कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि लेड कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को हटा देता है और क्या बनाता है, लेड क्लोराइड, और साथ में कॉपर अलग हो जाता है। तो लेड मोर रिएक्टिव देन कॉपर, लेड कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों भाई? क्योंकि देखिएगा, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखिए, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लेड कहाँ है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो लेड देखिए यहाँ पर है, ये ऊपर है, उसके नीचे हाइड्रोजन, फिर कॉपर है, यानी कि लेड ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, क्रम में ऊपर से नीचे जाने पर, चूँकि ये जो क्रम है आप पहले ही बता चुके हैं, ऊपर वाला तत्व ज़्यादा सक्रिय है, रिएक्टिव है, तुलना में नीचे वाले के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर ऊपर वाला जो तत्व है अपने नीचे वाले तत्व के लवड़ से, सॉल्ट से, उस तत्व को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस श्रेणी में हर ऊपर वाला एटम अपने से नीचे वाले एटम को उसके सॉल्ट यानी लवड़ के जलीय विलयन से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये क्रम याद रखना है ना। लेकिन इसका उल्टा नहीं होगा, इसका उल्टा का मतलब ये हो गया कि अगर हम कॉपर लें और यहाँ पे जिंक सल्फेट लें, जिंक सल्फेट का एक्वस, तो क्या कॉपर जिंक सल्फेट में से जिंक को हटा पाएगा? नहीं, ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा, यानी कि कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को नहीं हटा पाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर जिंक से ज़्यादा सक्रिय नहीं है। ठीक है, ये आप श्रेणी में आपको हम बता दिए हैं, जिंक ऊपर आता है और कॉपर नीचे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब आइए अगला रिएक्शन, यानी चौथा, फर्स्ट चैप्टर दूसरी हेडिंग, चौथी सब हेडिंग, द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? ओके, आइए देखते हैं। जब सोडियम सल्फेट, इसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया को समझते हैं। अब देखिएगा, एक कंपाउंड हो गया AB मान लीजिए, दूसरा कंपाउंड हो गया CD। तो ये जो कंपाउंड है इसका अणु दो परमाणुओं से मिलकर बना है, A परमाणु और B परमाणु। ये जो कंपाउंड है CD, इसका जो अणु है ये दो परमाणुओं से मिलकर बना है, C परमाणु और D परमाणु से। अब देखिए रिएक्शंस करेगा तो होगा क्या, AB में से A हटेगा और CD में से C हटेगा। ठीक है, तो आप ये कहेंगे कि A जो है C को हटा दिया और A C की जगह आ गया, ये आप कह सकते हैं। या आप उल्टा भी कह सकते हैं कि C जो है A को हटा दिया और A की जगह आ गया। तो देखिएगा, अगर सिर्फ ये इस अणु में से सिर्फ C हटता और इधर क्या है, एक ही परमाणु होता, तो ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाती। लेकिन चूंकि ये जो है दो परमाणुओं से बना है, तो ये C हट रहा है और इधर A हट रहा है, तो होना क्या है कि इधर दो रिएक्टेंट हैं, यानी कि दो अणु हैं और दोनों अणु दो दो परमाणुओं से मिलकर बने हैं, तो दोनों अणु का एक एक परमाणु बदल रहा है। विस्थापन तो हो रहा है लेकिन दोनों अणुओं का एक एक परमाणु बदल रहा है, इसलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा Cb प्लस AD। बात समझ में आ रही है? इसको कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगर AB की जगह सिर्फ A होता, एक परमाणु होता, तो इसको सिर्फ विस्थापन कहते हैं। लेकिन यहाँ दो परमाणु का अणु हो गया और इधर भी दो परमाणु का अणु हो गया, तो और दोनों अणुओं में से एक एक परमाणु हट रहा है, इसलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, आइए, जब सोडियम सल्फेट
और को बेरियम क्लोराइड BaCl2 के विलयन में मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वाइट प्रेसिपिटेट, प्राप्त होता है, जो विलयन में नीचे बैठ जाता है। अच्छा, सफ़ेद अवक्षेप का मतलब समझिएगा। अगर मान लीजिए ये एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 है, जली विलयन है, और एक टेस्ट ट्यूब ये है जिसमें बेरियम क्लोराइड का जली विलयन है। अब इन दोनों को मिलाया जाता है, इसको इसमें मिलाया जाए या इसको इसमें मिलाया जाए, बात एक ही है। मिला दिया गया तो मिलने के बाद नीचे सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ये है सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। सफ़ेद अवक्षेप का मतलब हो गया कि ठोस अवस्था में नीचे बॉटम पे टेस्ट ट्यूब की पेंदी पे कोई चीज़ बैठ गई है, इसको कहते हैं सफ़ेद अवक्षेप। अवक्षेप को अंग्रेजी में कहते हैं प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट इतना लंबा लिखने की तुलना में PPT के रूप में भी लिख दिया जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि आगे साइंस में, केमिस्ट्री में PPT, जिसको प्रेसिपिटेट भी कहते हैं, ये शब्द का प्रयोग बार बार होगा, कई बार आएगा। ठीक है, तो ये सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो ये सफ़ेद अवक्षेप कैसे होगा? जाहिर सी बात है कि ये वाला पोर्शन यहाँ से हटेगा और यहाँ से ये वाला पोर्शन हटेगा और दोनों एक दूसरे की जगह लेंगे, तो ये द्विविस्थापन हो गया। तो जब ये हटके इसके साथ आएगा तो ये बनाएगा NaCl, ये 2 बार होगा, और जब ये इधर आएगा तो क्या बनाएगा? बेरियम सल्फेट। और यही जो है सफ़ेद अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए आइए रिएक्शंस देखते हैं। सोडियम सल्फेट जली विलयन प्लस बेरियम क्लोराइड का जली विलयन आपस में मिले तो देखिएगा सोडियम यहाँ से हटेगा तो यहाँ से बेरियम हटेगा। जब सोडियम यहाँ से हटेगा तो इस सोडियम की जगह कौन लेगा? बेरियम। तो क्या बनाया? बेरियम सल्फेट। और ये वाइट प्रेसिपिटेट या सफ़ेद अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ गया है। ठीक है, नीचे बैठ जाएगा। जिस किसी भी ऑपरेटर्स में अगर ये रिएक्शन होगा तो इसके बॉटम साइड में ये सेटल डाउन मतलब बैठ जाएगा प्रेसिपिटेट के रूप में। और साथ में 2NaCl बना, तो ये क्या है? ये जली विलयन एक्वस के रूप में रहेगा। तो ये सोडियम क्लोराइड कहाँ रहेगा? ये जो जली विलयन है ये ऊपर रहेगा, सोडियम क्लोराइड यानी विलयन के रूप में ऊपर रहेगा। ठीक है, देखिएगा। अच्छा, थोड़ा सा इसको और समझा दें, होता क्या है रिएक्शन को। अब ये है सोडियम सल्फेट और ये है बेरियम क्लोराइड। तो देखिएगा ये भी लवण है और ये भी साल्ट है। तो साल्ट जो होते हैं हमेशा धनायन और ऋणायन के फॉर्म में रहते हैं। तो ये जो जल में घुलेगा तो ये टूटेगा किस रूप में? सोडियम आयन के रूप में और सल्फेट आयन के रूप में टूटेगा। इसी तरह बेरियम क्लोराइड जब जल में घुलेगा तो ये बेरियम आयन के रूप में और क्लोराइड आयन के रूप में टूटेगा। क्लास 9th में आप पढ़ चुके होंगे कि सोडियम पर एक धनात्मक आवेश होता है और सल्फेट आयंस पर 2 ऋणात्मक आवेश होता है, 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं। इसी तरह बेरियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोराइड पर 1 नेगेटिव होता है। ये चीज़ें आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक, आइए अगर रिएक्शन होता है तो देखिएगा ये धनायन जो है दूसरे वाले लवण के धनायन की जगह लेगा, बेरियम की, और ये बेरियम जो है पहले वाले लवण के धनायन की जगह लेगा। तो इस तरह से ये दोनों अदला बदली करेंगे तो प्राप्त क्या होगा? प्राप्त होगा ये फिर बेरियम सल्फेट, बेरियम 2+ और सल्फेट 2- और साथ में बनाएगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो देखिएगा बेरियम आयन और सल्फेट आयन के आपस में मिलने से बेरियम सल्फेट का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जहां रिएक्टेंट यानी बाएं साइड का पक्ष अभिकर्मक के आयंस आपस में अदला बदली करती हैं, जिसकी वजह से नए प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद प्राप्त होता है,
ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये परिभाषा हो गई, ये परिभाषा हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट की। क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चंस जो है ये रिएक्शंस है, इस रिएक्शंस पे क्वेश्चन बनता है। रिएक्शन दे देगा और पूछ देगा आपको कि ये किस प्रकार का रिएक्शन है, तो आपको पकड़ना है, इसको देख के आइडेंटिफाई करना है। आइए एक क्वेश्चन है जिसको आपको स्वयं करना है, तो स्वयं करना है और साथ साथ में देखते हैं क्वेश्चन। जब आप लेड नाइट्रेट के विलयन को पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में मिलाते हैं तो जब आप लेड नाइट्रेट के विलयन को पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में जब आप लेड नाइट्रेट के विलयन को पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में मिलाते हैं तो देखिएगा, मिलाते हैं तो 3 कंडीशन है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो आपको करना क्या है, आपको लेड नाइट्रेट का फार्मूला भी अपने से लिखना है, पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला भी अपने से लिखना है, और फार्मूला मतलब सूत्र लिखना है, और साथ साथ में रिएक्शंस करा के प्रोडक्ट बनाना है। पहला देखते हैं क्या पूछ रहा है। जो अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है उसका रंग क्या है, आपको ये रंग बताना है। क्या आप अवक्षेपित पदार्थ का नाम बता सकते हैं यानी प्रेसिपिटेट का? तो हम आपको बता दें कि लेड नाइट्रेट का जो जलीय विलयन होता है वो रंगहीन यानी कलरलेस होता है, और पोटेशियम आयोडाइड का जो जलीय विलयन होता है वो भी कलरलेस होता है यानी रंगहीन होता है, यानी इसका रंग नहीं होता है, कलरलेस होता है। लेकिन जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो जो प्रोडक्ट बनाएगा प्रेसिपिटेट के रूप में उसका कलर होता है। तो वो कलर कैसा कलर है, तो चूँकि अब इसमें जब तक आपको टीचर नहीं बताएंगे या फिर जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक तो आप बता नहीं पाएंगे, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि वो येलो कलर का होगा। ठीक है, तो आपको ये तो हमने बता दिया कि कौन से कलर का होगा, येलो कलर का। अब आपको क्या करना है कि अवक्षेपित पदार्थ का नाम बताना है, आपको अवक्षेपित पदार्थ का नाम बताना है। ठीक है, चलिए आइए दूसरा देखते हैं। उपरोक्त रिएक्शन का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी संतुलित रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। हाँ, तो आप उसको लिखिए। अगला पूछ रहा हूँ उसी में, क्या यह द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? यानी ये पूछ रहा है कि क्या यह जो रिएक्शन आप लिखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये आपको बताना है। ठीक है, अब आइए अगला, यानी कि चैप्टर फर्स्ट सेकंड हेडिंग और 5वीं सब हेडिंग। अगली रिएक्शन ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण को एक नाम और देते हैं उपचयन। ध्यान रखिएगा, किताब में उपचयन का प्रयोग किया गया है, लेकिन अगर आप 11th में जाएंगे तो आपको ऑक्सीकरण शब्द का प्रयोग मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम आपको दोनों शब्दों को बता देते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब उपचयन होता है और उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण, दोनों एक ही चीज़ हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऑक्सीकरण मतलब उपचयन, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण। ठीक, आइए देखते हैं। ऑक्सीकरण और उपचयन ये पढ़ना है। तो ऑक्सीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है, और अपचयन को कहते हैं रिडक्शन। तो देखिएगा बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं अपचयन और उपचयन में। तो देखिएगा ये उ है और ये अ है, ठीक है। उपचयन का मतलब ऑक्सीडेशन अंग्रेजी में, और अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन। आइए देखते हैं। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं। ठीक, जब हम कॉपर के चूर्ण कॉपर पाउडर को गर्म करते हैं तो हम यह देखते हैं कि कॉपर पाउडर के सतह के ऊपर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। यहाँ पे देखिएगा ये जो रोमन नंबर में 2 लिखा है, यह शो करता है कि कॉपर की वैलेंसी 2 है। वैलेंसी आप क्लास 9th में पढ़ाया जा चुका है। ठीक है,
कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन कॉपर के साथ जुड़ता है और कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है। इसको आप समझिए। ये देखिएगा, एक आप चाइना डिश लेते हैं, गोलाकार एक चीनी मिट्टी का बर्तन होता है, इसमें कॉपर के चूर्ण रख देते हैं धातु के। अब इसको आप गर्म करते हैं। जब आप गर्म करेंगे तो एयर, वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन होगा वो इसके साथ जुड़ेगा। जब जुड़ेगा तो इस चाइना डिश में जो कॉपर पहले भूरे रंग का था, पहले क्या था? कॉपर सॉलिड भूरे रंग का था, ब्राउन कलर का। लेकिन जब ये वायु के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। कॉपर की वैलेंसी 2 है, इसलिए इसको इस तरह से भी लिखते हैं, रोमन नंबर में 2 लिख देते हैं। इसको कहते हैं स्टॉक नोटेशन। क्या कहते हैं? स्टॉक नोटेशन। नोटेशन मतलब प्रदर्शित करने का तरीका, यानी कि किसी भी धातु, मान लो यम है, उसके आगे रोमन नंबर में 1 लिख दिया, फिर आगे कोई Cl मान लीजिए लिख दिया, तो 1 का मतलब कि इसकी वैलेंसी, यम धातु की वैलेंसी, मेटल की वैलेंसी 1 है। इसे स्टॉक नोटेशन कहते हैं। ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे डिटेल से। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड यहाँ बन गया, ये ब्लैक कलर का होता है। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है, तो आप जानते हैं कि जैसे ये चूर्ण आपने लिया, तो जो ये ऊपर वाला जो परत होता है कॉपर चूर्ण का, वही तो वायु के संपर्क में आएगा, तो वही ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर पाता है। नीचे वाली जो कॉपर के चूर्ण होते हैं, परतें होती हैं, वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में होती नहीं है, इसलिए सिर्फ ऊपर की जो लेयर होती है वही ब्लैक होती है। ठीक है, यही बात कहा जा रहा है। तो आइए देखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन कॉपर के साथ जुड़ता है और कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो देखिएगा, कॉपर ऑक्सीजन के साथ गर्म किया तो कॉपर ऑक्साइड CuO बनाया। तो रिएक्शन को संतुलित करना आपको सिखाई चुके हैं। ये बनाया कॉपर ऑक्साइड, इसको दूसरा नाम है क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो सही नाम क्या है? क्यूप्रिक ऑक्साइड। आप ठीक है। आइए देखते हैं अगला। यदि हाइड्रोजन गैस को गर्म क्यूप्रिक ऑक्साइड के ऊपर प्रवाहित करें तो क्यूप्रिक ऑक्साइड की काली परत भूरे रंग में परिवर्तित हो जाएगी, यानी ऊपर वाली रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। तो जो रिएक्शन 1.28 है वो उल्टी हो जाएगी। देखिए, कॉपर ऑक्साइड हमने लिया और हाइड्रोजन गैस के साथ गर्म किया, तो देखिएगा कॉपर बन गया और H2O अलग हो गया। तो हाइड्रोजन क्या करता है? इस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाने का काम करता है, तो पुनः कॉपर हो गया। तो ये जो ब्लैक था यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड, अब ये किस कलर में हो गया? ब्राउन में। ठीक है। यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो यह कहा जाएगा कि पदार्थ ऑक्सीकृत यानी इंग्लिश में ऑक्सीडाइज्ड